केंद्रीय गृह मंत्री ने हजारीबाग में नक्सलियों के टॉप कमांडर को ढेर किए जाने पर की सुरक्षा बलों की सराहना। कहा, नक्सलवाद से जल्द मुक्त होगा देश। फॉरेंसिक टीम जांच में जुटी। प्रधानमंत्री ने दी अभियंता दिवस की शुभकामनाएं। रांची में मंत्री दीपिका पांडे सिंह, योगेंद्र प्रसाद और सुदिव्य कुमार हुए शामिल। इंजीनियरों के योगदान को सराहा। पूर्व सीएम चंपाई सोरेन ने कहा, धन परिवर्तन करने वालों को ना मिले आरक्षण का लाभ। जाति प्रमाण पत्र बनने पर जताई आपत्ति। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी पहुंचे देवघर। और गिरिडीह में 35,000 लीटर अवैध स्पिरिट जब्त। काले कारोबार में शामिल 5 गिरफ्तार। धनबाद में गौवंशीय पशुओं से भरा ट्रक पकड़ाया। 3 तस्कर हिरासत में। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर शीता आनंद और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बिहार का दौरा किया और लगभग 36,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात दी। उन्होंने पूर्णिया हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का भी उद्घाटन किया, साथ ही मखाना बोर्ड का भी शुभारंभ किया। इस दौरान अपने संबोधन में श्री मोदी ने विकास और जन कल्याण को नया आयाम देने की प्रतिबद्धता दोहराई। आज यहां 40,000 से ज्यादा लाभार्थियों को पीएम आवास योजना के तहत पक्का घर भी मिला है। इन 40,000 परिवारों के जीवन में आज एक नई शुरुआत हुई है। धनतेरस से पहले, दिवाली से पहले और छठ पूजा से पहले अपने पक्के घर में गृह प्रवेश बहुत सौभाग्य से होता है। मैं इन परिवारों को बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, आज का ये अवसर मेरे उन बेघर भाइयों बहनों को भरोसे देने का भी है। एक दिन उनको भी पक्का घर मिलेगा, ये मोदी की गारंटी है। हमारी सरकार ने पिछले 11 साल में 4 करोड़ से ज्यादा पक्के घर बनाकर गरीबों को दिए हैं। अब हम 3 करोड़ नए घर बनाने का काम कर रहे हैं। जब तक हर गरीब को पक्का घर नहीं मिल जाता, मोदी रुकने या थमने वाला नहीं है। हजारीबाग के गोरहर थाना क्षेत्र अंतर्गत पाती तिरी में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ में आज 3 टॉप इनामी नक्सली मारे गए। हजारीबाग एसपी अंजनी अंजन ने बताया कि इलाके में सर्च अभियान जारी है। जिस घर में नक्सलियों ने शरण ले रखी थी उसे सुरक्षा घेरा में ले लिया गया है। जिले के वरीय पदाधिकारी फॉरेंसिक टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचे हैं। टीम कई बिंदुओं पर जांच कर रही है। इधर बताया जा रहा है कि गांव में नक्सलियों की मौजूदगी से ग्रामीण अनजान थे। सुबह 4 बजे के आसपास गोली चलने की आवाज सुनाई दी तो उन्होंने सोचा कि हाथी को भगाने के लिए पटाखे फोड़े जा रहे हैं। बाद में उन्हें मुठभेड़ की जानकारी हुई। गांव में ये इस तरह की पहली घटना है। आज अर्ली मॉर्निंग में एक नक्सल ऑफ हम लोगों ने कैरी किया। इसमें हजारीबाग पुलिस और कोबरा के द्वारा किया गया, कोबरा 209 के द्वारा। इसमें 3 नक्सली मारे गए हैं। एक परवेश है जो सीसी मेंबर है, 1 करोड़ का इनामी है। दूसरा बिरसेन है जो सैक मेंबर है, 25 लाख का इनामी है। और तीसरा जो 10 लाख का इनामी है, सब जोनल है। तो तीनों मारे गए हैं और 3 AK-47 हमें रिकवर हुआ है। भारी मात्रा में गोली भी मिला है। फिर बाद में पता चला कि नहीं, नक्सली और पुलिस के बीच में मुठभेड़ मतलब चला। नहीं, इससे पहले हमको आज तक हम ऐसा एनकाउंटर नहीं देखे थे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सुरक्षा बलों द्वारा हजारीबाग में नक्सलियों के टॉप कमांडर को ढेर किए जाने पर जवानों की सराहना की है। श्री शाह ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि आज हजारीबाग में सीआरपीएफ की कोबरा बटालियन और राज्य पुलिस की ज्वाइंट टीम को एंटी नक्सल ऑपरेशन में बड़ी कामयाबी मिली है। करोड़ों के इनाम का कुख्यात नक्सली कमांडर सहदेव सोरेन उर्फ परवेश को ढेर कर दिया गया है।
साथ ही 2 अन्य इनामी नक्सलियों रघुनाथ हेम्ब्रम उर्फ चंचल और बिरसेन गंजू उर्फ राम खिलावन को भी सुरक्षा बलों ने मार गिराया। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि इस ऑपरेशन के बाद उत्तरी झारखंड के बोकारो क्षेत्र से नक्सलवाद पूरी तरह से समाप्त हो गया है। जल्दी पूरा देश नक्सलवाद की समस्या से मुक्त होगा। विख्यात अभियंता भारत रत्न डॉक्टर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया की जयंती आज अभियंता दिवस के रूप में मनाई गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस उपलक्ष्य में अभियंताओं को शुभकामनाएं दी और भारत रत्न डॉक्टर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया के योगदान को याद किया। इंजीनियर दिवस मना रहे हैं। ये दिन देश के महान इंजीनियर एम विश्वेश्वरैया जी उनकी जन्म जयंती का है, उन्हीं की स्मृति को समर्पित है। कावेरी नदी पर उनके बनाए कृष्णराज सागर बांध से आज भी लाखों की संख्या में किसान और जन सामान्य लाभान्वित हो रहे हैं। देश के उस हिस्से में तो वो पूजनीय है ही, बाकी पूरा देश भी उन्हें बहुत ही सम्मान और आत्मीयता के साथ याद करता है। हमारे भारतीय इंजीनियरों ने हमारे देश के निर्माण में और दुनिया में भी अभूतपूर्व योगदान किया। चाहे काम को लेकर समर्पण हो या उनकी बारीक नजर भारतीय इंजीनियरों की दुनिया में एक अलग ही पहचान है। ये एक सच्चाई है और हमें गर्व है कि हमारे इंजीनियर देश के विकास को मजबूती से आगे बढ़ा रहे हैं, देशवासियों के जीवन को बेहतर कर रहे हैं। मैं इस अवसर पर सभी इंजीनियरों को उनकी निर्माण शक्ति को आदरपूर्वक नमन करता हूं। झारखंड अभियंत्रण सेवा संघ द्वारा 58वें अभियंता दिवस के अवसर पर रांची स्थित शौर्य सभागार में कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें मंत्री दीपिका पांडे सिंह, योगेंद्र प्रसाद और सुदिव्य कुमार शामिल हुए। राजधानी रांची में आज अभियंता दिवस का आयोजन कर देश के महान इंजीनियर एम विश्वेश्वरैया को याद किया गया। रांची के शौर्य सभागार में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए नगर विकास मंत्री सुदिव्य कुमार ने राष्ट्र निर्माण में अभियंताओं के योगदान को सराहा। कीर्ति अच्छे कामों के चलते होती है, चाहे विश्वेश्वरैया साहब हों, चाहे हमारे पौराणिक देवता भगवान विश्वकर्मा हों, उनके द्वारा किए गए बेहतर कामों की सुकीर्ति रहती है। वहीं पेयजल और स्वच्छता मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने इंजीनियरिंग को समाज और राष्ट्र की सेवा का माध्यम बताया। हम सबको मिलकर के इस बात को निर्णय लेना होगा, सरकार स्तर पर भी अगर मजबूती से निर्णय लेना होगा तो हम अभियंत्रण संघ के सभी सदस्यों को विश्वास दिलाना चाहेंगे कि इस दिशा में हम लोग बारीकी से कदम उठा करके आपकी भावनाओं को सम्मान करते हुए हम लोग रख रखाव के दिशा में बेहतर विकल्प की तलाश करके ताकि योजनाओं को लंबा दूरी तक उसको खींचा जा सके। कार्यक्रम को ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह समेत अन्य वक्ताओं ने भी संबोधित किया। इस मौके पर लोगों ने देश के महान इंजीनियर एम विश्वेश्वरैया की तस्वीर पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। रांची से कर्मवीर की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिन की पूर्व संध्या पर राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार कल देवघर एम्स में सेवा पखवाड़े की शुरुआत करेंगे। सांसद निशिकांत दुबे ने इस बात की जानकारी देते हुए बताया कि केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ऑनलाइन माध्यम से STPI देवघर में दिशा कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता चंपाई सोरेन ने धर्मांतरण के बाद आरक्षण का लाभ लेने वालों पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि आदिवासी समाज की महिला यदि गैर आदिवासी समाज में विवाह करती है तो इस पर कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन उसका मायके वाला जाति प्रमाण पत्र नहीं बनना चाहिए। उसे शिक्षा, नौकरी अथवा चुनावों में आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। श्री सोरेन ने यह भी कहा कि इसी प्रकार आदिवासी जीवन शैली छोड़कर दूसरे धर्म को स्वीकार करने वालों को आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी के राजू 7 दिवसीय संगठनात्मक दौरे को लेकर आज देवघर पहुंचे। प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश समेत अन्य नेताओं ने देवघर एयरपोर्ट पर उनका गर्मजोशी से स्वागत किया।
इस मौके पर पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत सहाय समेत अन्य नेता भी मौजूद रहे। सर्वोच्च न्यायालय ने वक्फ कानून पर रोक लगाने से इनकार किया है, लेकिन वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 के कुछ प्रावधानों पर रोक लगा दी है। शीर्ष अदालत ने किसी व्यक्ति को अपनी संपत्ति वक्फ के रूप में समर्पित करने से पहले 5 साल तक मुस्लिम धर्म का पालन करने की आवश्यकता वाले खंड पर रोक लगा दी है। अदालत ने कहा कि पूरे कानून पर रोक लगाने का कोई मामला नहीं बनता है। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 के सभी प्रावधानों पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। हालांकि कोर्ट का कहना है कि कुछ धाराओं को संरक्षण की जरूरत है। चीफ जस्टिस बीआर गवई की अध्यक्षता वाली बेंच ने अपने आदेश में कानून के उस प्रावधान पर रोक लगा दी है जिसके तहत वक्फ बनाने के लिए किसी व्यक्ति को 5 साल तक इस्लाम का अनुयायी होना जरूरी था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यह प्रावधान तब तक स्थगित रहेगा जब तक ये तय करने के लिए नियम नहीं बन जाते कि कोई व्यक्ति इस्लाम का अनुयायी है या नहीं। Any waqf has to be taken by the government, or the possession has to be taken back. That the procedure laid down in the Waqf Act, including the amendment of the Waqf, that procedure has to be followed by the tribunal as well as by the Honorable High Court. So, after judgment of the tribunal only, that order can be given effect to. So that is the very clear order today by the Honorable Supreme Court. And very important order that those works are now has to be registered. Meaning thereby those works which are not registered, they will not be treated as work property. अल्पसंख्यक मामलों के केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने वक्फ संशोधन अधिनियम पर सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का स्वागत किया है। श्री रिजिजू ने मुंबई में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि संसद में लंबी चर्चा के बाद पारित वक्फ संशोधन अधिनियम से गरीब मुस्लिम भाइयों, महिलाओं सहित पूरे मुस्लिम समुदाय को लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि इससे वक्फ संपत्तियों के दुरुपयोग पर भी प्रभावी तरीके से अंकुश लग सकेगा। वक्फ अमेंडमेंट एक्ट को पूरा सुनवाई करके जो आज ऑर्डर पास किया है, मैं इसका स्वागत करता हूं। वक्फ अमेंडमेंट एक्ट में जो प्रावधान है वो संपूर्ण रूप से पूरे मुस्लिम कौम के लिए फायदा पहुंचाने वाला है और वक्फ बोर्ड के माध्यम से जो मिसयूज होते थे, प्रॉपर्टी जो मिसयूज कब्जा करते थे, वो भी बंद हो जाएगा और वक्फ प्रॉपर्टी से जो भी फायदा होगा वो मुस्लिम महिलाओं के लिए, मुस्लिम बच्चों के लिए, यतीम के लिए, जो बेघर है, जो मुसलमानों में भी जो गरीब है, जो पिछड़ा है, उनके लिए काम आने वाला है। नीति आयोग और नीति फ्रंटियर टेक हब ने भारत के लिए एआई त्वरित आर्थिक विकास के अवसर नामक एक विस्तृत रिपोर्ट जारी की है, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक निर्णायक साधन बताया गया है। रिपोर्ट के अनुसार एआई अपनाने से भारत 2035 तक अपनी जीडीपी को $6.6 ट्रिलियन से बढ़ाकर $8.3 ट्रिलियन तक पहुंचा सकता है और 8% से अधिक की विकास दर हासिल कर सकता है। केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण और अश्विनी वैष्णव ने इस दौरान रिपोर्ट के महत्व को रेखांकित करते हुए कहा कि भारत वैश्विक एआई नेतृत्व की ओर तेजी से बढ़ रहा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भारत में एआई के इस्तेमाल से जुड़ी एक रिपोर्ट जारी की है। ये रिपोर्ट विकासशील भारत के लिए एआई का रोड मैप, त्वरित आर्थिक विकास का अवसर और नीति फ्रंटियर टेक रिपोजिटरी पर आधारित है। इन रिपोर्ट्स को नीति आयोग ने तैयार किया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि 278 संस्थान सेमीकंडक्टर क्षेत्र में काम कर रहे हैं। भारतीय छात्र अब चिप्स डिजाइन कर रहे हैं जिनका निर्माण और परीक्षण किया जा रहा है। निर्मला सीतारमण ने कहा कि नए भारत में इनोवेशन पर फोकस है। AI should help us give solutions for better city urban areas which exist and for newer urban centers that we may plan. I think we need to have a greater understanding that AI probably is capable of giving us in situ solutions without having to remove people from where they are, but keep them there, but give them the solutions which has been waiting for decades. Telecom technology, semiconductors,
electric vehicles, biotech, some of the most complex engines, quantum, rare earth, and a few more. These are technologies which we will have to master, we'll have to adopt, we'll have to develop talent pipeline, and we will have to make sure that we remain in the frontier. And over a period of last few decades, the biggest change which has happened and the biggest factor which has joined this constellation of technologies is AI. AI is also going to fundamentally change the way we work, the way we live. केंद्र सरकार ने त्योहारों से पहले जीएसटी में सुधार कर आम लोगों को काफी राहत दी है। 22 सितंबर से रोजमर्रा से जुड़े कई सामान सस्ते हो जाएंगे। पलामू के व्यवसायियों और आम लोगों ने जीएसटी सुधारों का स्वागत किया है। एक तो सरलता जीएसटी फाइल करने में हो गया कि 18 और 48% का जो था वो हट करके अब 40 हो गया। एक तो जटिलता खत्म हुई है और दूसरा कि इससे जो मध्यम परिवार के लोग हैं उनको बहुत ज्यादा फायदा हुआ है। मोदी जी का अच्छा पहल है, हम लोग का ग्राहक का कुछ बढ़ावा मिलेगा इससे। जीएसटी कम होने से बहुत गरीब को राहत हो गया है। बहुत खाद्य पदार्थ पर को खाने पीने में सामान पर जीएसटी कम हो जाने से, कपड़ा लता पर सब पर कम हो जाने से गरीब आदमी को बहुत राहत हो गया है। नागरिकों के लिए काफी फायदेमंद साबित होगा। जैसे बात करें हमारे गाड़ी पे जीएसटी कम हुआ, खाने पीने के सामानों पे हुआ। फायदा तो हर हाल में होना है। जिस तरह से देखा जाता है जो सामान में हमारे जैसे एसी हो गया, बड़े पैनल का एलईडी हो गया, उसमें 28% लगता था तब वो 18 हो गया। उम्मीद है कि आने वाले फेस्टिवल जिस तरह से दशहरा आ रहा है और धनतेरस आ रहा है तो उम्मीद है कि कस्टमर को तो सुविधा मिलेगी और उम्मीद है कि कस्टमर भी बढ़ चढ़ करके खरीदने का काम करेंगे। भारत के सबसे बड़े लोक प्रसारक दूरदर्शन ने विश्वसनीयता के 66 वर्षों की ऐतिहासिक यात्रा आज पूरी की। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने इस बड़े पड़ाव पर दूरदर्शन की स्थापना दिवस पर डीडी परिवार को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक वीडियो साझा करते हुए कहा कि 66 साल पहले एक छोटे स्टूडियो से शुरू हुई दूरदर्शन की यात्रा रोचक और प्रेरणादायक है। इस यात्रा में दूरदर्शन ने कई उतार चढ़ाव भी देखे, लेकिन समय के साथ ये यात्रा एक मजबूत और अमिट लकीर खींचती चली गई। समय के साथ तकनीक में भी बदलाव आए, लेकिन दूरदर्शन की पहचान और विश्वसनीयता आज भी प्रासंगिक और जीवंत है। 15 सितंबर 1959 का वो दिन जब दिल्ली के एक छोटे से स्टूडियो में एक नया सपना जन्म ले रहा था। वो कंट्रोल रूम जहां हवा में जोश और उम्मीदों की महक थी। कुछ मुट्ठी भर लोग पुराने कैमरों और सीमित साधनों के साथ इतिहास रचने जा रहे थे। ये थी भारत के पहले टीवी चैनल दूरदर्शन की शुरुआत, जिसने करोड़ों दिलों को जोड़ा। उस दौर में हर शो एक प्रयोग था, हर प्रसारण एक नया रोमांच। फिर गूंजी वो धुन जिसे पंडित रविशंकर ने रचा। और जो दूरदर्शन की पहचान बन गई। इसके साथ जुड़ा सत्यम शिवम सुंदरम का सूत्रवाक्य और विविधता में एकता का संदेश देने वाला दूरदर्शन का अद्वितीय लोगो 15 सितंबर 2025 को 66 साल पूरे करने जा रही है। आज दूरदर्शन आधुनिकता के साथ पूरे देश को एक सूत्र में बांध रहा है। दूरदर्शन। पलामू सांसद बीडी राम की अध्यक्षता में गढ़वा समाहरणालय में आज दिशा की बैठक हुई। इस दौरान विकास योजनाओं की प्रगति की समीक्षा हुई। योजनाओं में अनियमितता और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर सभी मुखर दिखे तथा दोषी पदाधिकारियों पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया। बैठक में विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी और नरेश सिंह सहित विधायक तथा पंचायत प्रतिनिधि और जिले के अधिकारी भी उपस्थित रहे। जहाँ जहाँ कमी पाई गई और किसी पदाधिकारी किसी विभाग के स्तर पर कोई कमी पाई गई तो उस कमी को दूर करने का उपाय किया गया। जहाँ जहाँ जांच आवश्यक समझा गया वहाँ वहाँ जांच के लिए भी आदेश पारित किया गया।
रांची में सेवानिवृत्त अधिकारी डॉक्टर सुनील कुमार सिंह की पुस्तक का आज लोकार्पण किया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में जेपीएससी अध्यक्ष एल ख्यांगते समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। शारीरिक तौर से जो हम कार्य करते रहते हैं, खास करके राजस्व क्षेत्र में जो शब्दों का इस्तेमाल होता है, पुराना दस्तावेजों को सभी समय पर देखना पड़ता है अंचल स्तर में, उसमें काफ़ी जानकारी प्राप्त हुई। और अब कुछ खबरें अपराध पर प्रहार से जुड़ी। गिरिडीह जिले के नियामाघाट थाना क्षेत्र में बीती रात बिहार उत्पाद विभाग ने एसटीएफ रांची और गिरिडीह पुलिस के साथ संयुक्त छापेमारी में स्पिरिट के अवैध धंधे का खुलासा किया है। डुमरी के एसडीपीओ सुमित प्रसाद ने बताया कि छापेमारी के क्रम में 35,000 लीटर स्पिरिट जब्त की गई है, जिसे एक वाहन से चुराकर एक होटल के पीछे छिपाया गया था। उन्होंने बताया कि इस मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इधर धनबाद के निरसा प्रखंड अंतर्गत मैथन टोल प्लाजा के पास विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने एक ट्रक को पकड़कर पुलिस के सुपुर्द कर दिया। इस ट्रक में करीब 50 से 60 बछड़े उत्तर प्रदेश से पश्चिम बंगाल ले जाए जा रहे थे। इस मामले में पुलिस ने 3 तस्करों को भी गिरफ्तार किया है। इसमें बहुत तस्कर मिले हुए हैं, कुछ बंगाल के भी हैं और कुछ झारखंड के और कुछ बिहार के, और इसमें पूरी तरीके से गाय और बछड़े को लोड किया गया है। और इसमें कितना गाय और बछड़ा मर गया है। और मेरा एक साथी है, उसने रोकने का कोशिश किया इस गाड़ी को, तो उसके ऊपर जानलेवा हमला किया गया। तो हम लोग निरसा से पीछा कर रहे थे, पता चला ऐसे तो आए दिन गाय यहाँ से पार होता है कसाई वाला। एक बार हम लोग इससे भी पहले हम लोग रुकवा के थाना को दिए थे कंटेनर में, उसके बाद भी गाय का गाड़ी इधर से कंटिन्यू पार हो रहा था। प्रशासन को सब चीज़ का खबर रहता है, पर कुछ एक्शन इस पर नहीं होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर शुरू हुआ स्वच्छ भारत अभियान अब जन भागीदारी से जन आंदोलन बन चुका है। इस अभियान ने समाज के हर वर्ग को स्वच्छता के प्रति जागरूक और जिम्मेदार बनाया है। अभियान ने देश में स्वच्छता को लेकर सोच और व्यवहार दोनों में गहरा परिवर्तन लाया है, जिस बदलाव का श्रेय निश्चित रूप से पीएम मोदी को जाता है। देखते हैं इस रिपोर्ट में। देश को कूड़ा और कचरे से मुक्त करने और एक स्वच्छ और स्वस्थ भारत के निर्माण का सपना लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2 अक्टूबर 2014 को शुरू किया गया स्वच्छ भारत मिशन देश के सबसे बड़े जन आंदोलनों में से एक है, जिसका उद्देश्य खुले में शौच को समाप्त करना, शौचालयों का निर्माण, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और नागरिकों के बीच स्वच्छता संबंधी व्यवहार सुनिश्चित करना था। अब ये अभियान ओडीएफ से भी आगे बढ़कर ओडीएफ प्लस, ओडीएफ मॉडल विलेज और स्वच्छ सुजल गांव की ओर अग्रसर है। He was very clear this cannot be a sarkari program. We have to involve people. And when he said people, he meant across all sections. You know, the rural, it was urban, it was very and then how do we motivate and how do we magnify the message? How do we make it more impactful? इस अभियान के तहत न सिर्फ शहरी क्षेत्रों को शामिल किया गया, बल्कि देश भर के ग्रामीण क्षेत्रों को भी इसमें शामिल किया गया। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण मुख्य रूप से व्यक्तिगत और सामुदायिक शौचालयों के निर्माण के साथ खुले में शौच के उन्मूलन से संबंधित है। वहीं स्वच्छ भारत मिशन शहरी के तहत शहरों के भीतर गलियों, सड़कों और बुनियादी ढांचों की सफाई शामिल है। ये प्रधानमंत्री मोदी का स्वच्छता के प्रति दृढ़ संकल्प ही है कि स्वच्छता के लिए निर्धारित किए गए लक्ष्यों को तय समय से पहले हासिल किया गया। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत करीब 12 करोड़ घरेलू शौचालयों का निर्माण हुआ और 2 अक्टूबर 2019 तक देश के सभी गांवों को खुले में शौच से मुक्त घोषित किया गया। वहीं स्वच्छ भारत मिशन शहरी के तहत करीब 64 लाख घरेलू शौचालयों का निर्माण किया गया। हमारे घर से जब बाहर जाते हैं तो उसका इंतज़ार नहीं करना पड़ता। घर पे जब भी काम करते हैं तो वैसे हमारे को टेंशन नहीं होती है बाहर जाने की। हमारे घर में शौचालय है, इसलिए हमें सुविधा अच्छी मिली है और मोदी सरकार से हमारे शौचालय बन गया है, वो हम ठीक हैं। हमें लेडीज़ को बाहर नहीं जाना पड़ता है
मोदी सरकार की वजह से हमारे को बहुत साफ सफाई मिली है, बहुत लाभ भी मिला है और हमारे को महिलाओं को बहुत सम्मान भी मिला है। स्वच्छता के प्रति प्रधानमंत्री मोदी की प्रतिबद्धता को देखते हुए ही साल 2021 से ही हर साल देश भर के सरकारी कार्यालयों ने भी अपने परिसर को स्वच्छ रखने, रिकॉर्ड प्रबंधन को मजबूत करने और मंत्रालयों, विभागों, सार्वजनिक उपक्रमों और क्षेत्रीय कार्यालयों में लंबित मामलों को कम करने के साथ ही फाइलों की समीक्षा, छंटनी और ई कचरे को खत्म करने के लिए स्वच्छता अभियान की शुरुआत की। पिछले 4 सालों में इस अभियान के तहत करीब 12.04 लाख सरकारी कार्यालयों और प्रवासी भारतीय मिशनों में सफलतापूर्वक यह अभियान चलाया गया। इस दौरान 696.27 लाख वर्ग फुट जगह को खाली कराया गया और इनका समुचित इस्तेमाल किया गया। स्वच्छ भारत अभियान ने पूरे देश में अपना एक व्यापक प्रभाव छोड़ा है और लोगों को साफ सफाई के प्रति जागरूक किया है। इस जागरूकता के चलते सार्वजनिक स्थलों को साफ स्वच्छ रखने को लेकर लोगों में एक जिम्मेदारी का भाव भी आया है। स्वच्छता आज दैनिक जीवन का एक बुनियादी पहलू बन गई है और इसका श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाता है, जिन्होंने सही कहा है कि देश जितना साफ होगा उतना ही चमकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टीडी न्यूज। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय गृह मंत्री ने हजारीबाग में नक्सलियों के टॉप कमांडर को ढेर किए जाने पर की सुरक्षा बलों की सराहना, कहा नक्सलवाद से जल्द मुक्त होगा देश। फॉरेंसिक टीम जांच में जुटी। प्रधानमंत्री ने दी अभियंता दिवस की शुभकामनाएं। रांची में मंत्री दीपिका पांडे सिंह, योगेंद्र प्रसाद और सुदिव्य कुमार हुए शामिल। इंजीनियरों के योगदान को सराहा। पूर्व सीएम चंपाई सोरेन ने कहा धर्म परिवर्तन करने वालों को ना मिले आरक्षण का लाभ। जाति प्रमाण पत्र बनने पर जताई आपत्ति। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी पहुंचे देवघर। और गिरिडीह में 35,000 लीटर अवैध स्पिरिट जब्त। काले कारोबार में शामिल 5 गिरफ्तार। धनबाद में गौवंशीय पशुओं से भरा ट्रक पकड़ाया। 3 तस्कर हिरासत में।